सो हेलो गाइस, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो फाइनली नाविक जीडी बैच 2024 के लिए एक और साइंस का सुपर मॉक टेस्ट क्लास लेकर के आ चुका हूं। तो ये हमारा सुपर मॉक टेस्ट क्लास नंबर 4 है। और एक बार फिर से कहता हूं, इस क्लास का एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। और हाँ, ये सेक्शन 1 के लिए फिलहाल मैं साइंस करा रहा हूं, तो कोई भी बेवकूफी मत करना, ये मत कमेंट करना कि सर ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। जो कुछ भी यहाँ पे करा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस एग्जाम में सेक्शन 1 में सबके सब पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर 10 में 10 साइंस में सेक्शन 1 में लाना है तो बाबू ये क्लासेस बिल्कुल मिस मत करिए। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपने भी नाविक जीडी 2024 बैच का फॉर्म डाल रखा है तो अपनी तैयारी उस लेवल की आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हो कट ऑफ कितना हाई लग रहा है। तो मेरे साथ मेहनत कर लोगे तो सिलेक्शन फिक्स है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। अब बाबू देखो, अगर सेक्शन 1 के लिए आपने महापीडीएफ 3.0 ये पीडीएफ नहीं ली है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी तैयारी अधूरी है। क्योंकि देखो, ये जो आपका बुक है ना महापीडीएफ 3.0 बाबू, मात्र 100 रुपए में, इसका प्राइस तो आरएस 200 है, लेकिन मात्र 100 रुपए में आपको ये मिल रहा है। और इसमें जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं आपके सेक्शन 1 के, सभी के टॉप बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स और टॉप एग्जाम क्वेश्चंस, आपके जो लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम का चल रहा है, सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। तो अभी तक नहीं लिए हो तो 200 का आपको पेमेंट नहीं करना है, मात्र 100 का पेमेंट आपको करना है। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। एग्जाम से पहले लेकर के पढ़ लो। एग्जाम डेट आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपका आने वाला है। अब देखो, आपको लेना कैसे, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए 9795111812 पे। वहां पे आप बोल देना मुझे महापीडीएफ 3.0 चाहिए, पेमेंट मेथड बता दिया जाएगा, पेमेंट करोगे तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये पीडीएफ किसी पब्लिकेशन वगैरह की नहीं है, अपनी खुद की इसी चैनल की बनाई हुई मेरी खुद की ये बुक है, ठीक है। चलिए जी, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले लीजिए अगर तैयारी बेहतर करनी है सेक्शन 1 की। 50+ मार्क्स के लिए दिलाएगा आपको सिर्फ ये एक पीडीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारा जो लास्ट क्लास था, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन फॉर यू बचा हुआ था। सबसे पहले ये करेंगे, व्हेन द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड इट्स, आपका पूछ रहा है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर उसका स्पीड जो है, ठीक है, अगर आधा कर दिया जाए तो उसके काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल के, या काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स हो जाएगा, या नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, या एक्सीलरेशन डबल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, के होता है ना। के का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये वेलोसिटी को आप हाफ कर दोगे, आधा कर दोगे, तो 4 टाइम्स कहां से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा अपने ओरिजिनल के। जब आधा करोगे तो 1/4 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 1/4 आपका रह जाएगा, जो ओरिजिनल आपका काइनेटिक एनर्जी था। जब आप स्पीड को आधा कर रहे हो, वेलोसिटी आधा कर रहे हो, तो ये कितना रह जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/4 रह जाएगा अपने ओरिजिनल के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए मर्करी थर्मामीटर। अब देखो, जो मर्करी थर्मामीटर्स होती हैं, वो थर्मामीटर्स जिनमें मर्करी जो है का इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मैटर ऑन हीटिंग, हीट होने पे जो है मैटर की डेंसिटी चेंज होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग, ये सही होगा आपका, क्योंकि देखो होता क्या ना, ये जो मर्करी होता है, ठीक है, ये हीट पे ही तो थर्मामीटर में दर्शाता है, इसीलिए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसका जब ये किसी हिट के जो है कांटेक्ट में आता है, जब मरकरी, ठीक है, किसी हिट जो है ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, मरकरी के अंदर एक्सपेंशन होता है। और इसीलिए जो है थर्मामीटर के अंदर मरकरी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक्यूरेट जो है एक्सपेंशन दिखाता है हीट पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। ओ हो, शानदार क्वेश्चन है। तरह की गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है, बाबू मीथेन है। बार बार नहीं बताना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या है, फटाफट बताइए। गोबर गैस का आपका मुख्य जो घटक है वो मीथेन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पेज ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी काज मर्करी पॉल्यूशन कैसे होता है। CFL लैंप, ऑटोमोबाइल बैटरी, पॉलीमर, डीजल इंजन। देखो, मर्करी पॉल्यूशन जो होता है, CFL लैंप जो यूज होता था, अब फिलहाल तो CFL लैंप को जो है बैन कर दिया गया है। तो CFL लैंप, इसमें जो है मरकरी होती थी, कुछ मात्रा में मरकरी का भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके इसमें गैस यूज की जाती थी, ठीक है। तो CFL जो गैस थी आपके, ये सॉरी, जो ये लैंप है ना CFL, ठीक है, तो इसमें जो है ये क्या है, मरकरी पॉल्यूशन का ये एक वन ऑफ दी बिगेस्ट सोर्स बन रहा था, इसलिए इसको जो है बैन कर दिया गया और LED लैंप लाया गया, ठीक है, याद रखना। LED इसीलिए लाया गया था, CFL बैन हो गया। तो मरकरी पॉल्यूशन का एक प्राइमरी काज क्या है, बताइए, CFL लैंप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन सर्किट। किसी सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट करने का इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर सकता है।
करंट के प्रेजेंस को, ठीक है, की उपस्थिति को, करंट की उपस्थिति को किसी सर्किट के अंदर पता लगाना हो, इनमें से किसका इस्तेमाल होगा? स्पेग्मोमैनोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या बैरोमीटर या मैग्नेटोमीटर? बताइए। देखो मैग्नेटोमीटर तो होगा नहीं, मैग्नेट नहीं, बैरोमीटर भी नहीं होगा, स्पेग्मोमैनोमीटर भी नहीं होगा, क्या होगा? गैल्वेनोमीटर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? ये तो हर बार का ये क्वेश्चन है बाबू, हर बार ये क्वेश्चन पूछता है आपका। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मैथिलीन, एथिलीन, एसीटोन या मीथेन? बाबू एथिलीन का इस्तेमाल होता है, एथिलीन। ठीक है, याद रखना, एथिलीन का इस्तेमाल होता है फलों को पकाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब तो ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में एथिलीन आपका आ रहा है, उसी से जो है इस्तेमाल किया जाता है। पानी में घोल करके फलों को रख दिया जाता है, उसमें डुबो के फलों को बाहर निकाल करके सूती बोरे में रख दिया जाता है। ठीक है, फल पक जाते हैं, तो एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड मेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस हैव थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स? अब देखो कह रहा है कि वेनस यानी शुक्र ग्रह का, ध्यान से सुनना, शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है, वायुमंडल में घने सफेद और पीले रंग के बादल बना, इनमें से कौन सा अम्ल बनाता है? जो उसके वायुमंडल में, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस तरह के बादल हैं? घने सफेद हैं, सफेद और पीले रंग के बादल हैं। तो ये और घने हैं काफी, ठीक है, डेंस हैं। तो फटाफट आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये थिक और येलोइश क्लाउड जो है किस एसिड के प्रेजेंस की वजह से एटमॉस्फेयर में, वेनस के एटमॉस्फेयर में इस तरह के जो है क्लाउड्स बनते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड? फटाफट बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत अधिक मात्रा में है उसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, वेनस यानी शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट समर सोलिस्टिस इज ऑब्जर्व्ड इन साउथर्न हेमिस्फीयर? देखो समर सोलिस्टिस हमने आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस दिन पढ़ाया था ना। अब आपसे अगर पूछेगा साउथर्न हेमिस्फीयर में, हमने नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पढ़ा दिया था, अगर आपसे समर सोलिस्टिस जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में पूछेगा तो आप क्या कमेंट करोगे? 21 दिसंबर, 5 अगस्त, 18 जुलाई या 11 जनवरी? कब साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस कब होता है बाबू? ग्रीष्म संक्रांति कब होती है? दैट इज 21 दिसंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल पेयर्स कंटेन्स मोर देन 80%? कह रहा है जो प्राकृतिक मोतियां होती है ना, जो समुद्र के अंदर से जो प्राकृतिक मोतियां निकलती हैं, आपने देखा होगा, उनका जो इनमें से ज्यादातर जो उनका कंटेंट होता है किस चीज का वो बना होता है? क्वार्टेज होता है, सिलिका होता है, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट? किसका होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। जो ज्यादातर इसका परसेंटेज होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ज्यादा लगभग 80% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अप टू 80% क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ये भी शानदार क्वेश्चन है और बेहद आसान है, शुरू से ही 6वीं 7वीं से ये पढ़ते आ रहे हो आप बायोलॉजी के अंदर जो है, साइंस में। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एडर्नल, थायराइड या लीवर? किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, एट व्हाट टेम्परेचर डज आयरन मेल्ट? ये भी शानदार क्वेश्चन है। लोहा किस तापमान पर पिघलता है? 1538 डिग्री सेल्सियस, 1638 डिग्री सेल्सियस, 1583 डिग्री सेल्सियस या 1683 डिग्री सेल्सियस? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गलत मत करना। देखो जो लोहा है आपका वो 1538 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? पिघलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 1538 डिग्री सेल्सियस पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वेश्चन भाई साहब शानदार क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक एसिड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? स्पिंच, गूजबेरी, लेमन या टमारिंड? देखो बहुत ही शानदार, ये पढ़ा भी चुका हूं, इसके बारे में भी बताया भी। देखो स्पिंच में, ठीक है, स्पिंच में जो है ऑक्जेलिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पालक में। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको ज्यादातर जो है पालक वगैरह नहीं खिलाया जाता है, मना किया जाता है कि पालक वगैरह खिलाने से जो है मना किया जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड जो है मेनली स्पिंच में पाया जाता है, पालक में। अगला, द ओनली प्लैनेट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन? ओहो, शानदार क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिसका परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल से अधिक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करना। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब ये हुआ, द ओनली प्लैनेट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रोटेशन अराउंड द सन।
मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपनी खुद की धुर्री पे, ठीक है, घूमने में ज्यादा समय लेता है किसकी परिक्रमा करने की अपेक्षा? सूर्य की परिक्रमा करने की अपेक्षा। मरकरी, जुपिटर, वेनस या नेपट्यून? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे शुक्र ग्रह की बात हो रही है, वेनस ग्रह, ठीक है। कौन किस ग्रह की बात हो रही है? वेनस की। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ये अपने खुद के एक्सिस पे 243 दिन लगाता है, ठीक है, याद रखना 243 अर्थ डेज। हम लोग अपने अर्थ डेज में ही कैलकुलेट करते हैं ना, वहां के तो दिन रात हमें कुछ पता नहीं होते हैं, तो अपने अर्थ डेज में ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सारे ग्रहों के जो है जो रोटेशन डेज होते हैं वो अपने अर्थ डेज में ही हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, रेवोल्यूशन डे हो या रोटेशन डे हो। तो 243 अर्थ डेज ये लेता है अपनी खुद की धुर्री में घूमने पे, ठीक है। आपको पता होगा सभी ग्रह अपने खुद की धुर्री पे घूमते हैं, ठीक है, खुद के एक्सिस पे घूमते हैं। तो 243 अर्थ डेज जो है ये खुद की धुर्री पे घूमने में लगता है। और 225 डेज, ठीक है, 225 अर्थ डेज ये सूर्य के चक्कर लगाने में लेता है। तो अब बताइए खुद की धुर्री में घूमने में ज्यादा समय ले रहा है, मतलब तो ये इकलौता ऐसा ग्रह है वेनस, याद रखिएगा, जो खुद की धुर्री पे घूमने में अधिक समय लेता है सूर्य के चक्कर लगाने की अपेक्षा, ठीक है। दोनों ये डेट याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट रुक जाओ, ये सही कर दूं, हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ स्पीड? बहुत शानदार क्वेश्चन है। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है बाबू, सेकंड में मीटर नाप सकते हो। किलोमीटर पर हावर भी होता है ना। मीटर स्क्वायर पर हावर, फटाफट बताइए, मीटर स्क्वायर पर हावर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, ठीक है, लेकिन मीटर स्क्वायर पर हावर कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब मीटर स्क्वायर पर हावर जो है ये आपका स्पीड का यूनिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ एनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस? कह रहा है कि देखो सूर्य कह रहा हूं मैं, पृथ्वी की खुद की अपनी कक्षा में, ठीक है, आपने देखा होगा उसके खुद के जितने भी लेयर होते हैं उस पृथ्वी के खुद की कक्षा में सैटेलाइट छोड़ा जाता है, आर्टिफिशियल जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, छोड़ा जाता है। तो एटलीस्ट कितनी हाइट पे वो सैटेलाइट्स रखी जाती हैं? मिनिमम जो है ग्राउंड से कितनी हाइट्स पे जो है उसकी कक्षा में, अर्थ की कक्षा में ये कितनी हाइट पे, सरफेस पे, अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पे ये सैटेलाइट्स लगाई जाती हैं? एग्जाम में पूछा गया है, हर बार पूछता है। 36,000 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर, 48,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर? देखो ये एग्जाम में हमेशा पूछता है 36,000 किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा कितना होता है? 36,000 किलोमीटर अर्थ सरफेस से ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है क्या की जाती हैं, वहां पे लगाई जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मासेज ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर यूजुअली मेजर्ड इन? कह रहा है कि सूर्य के, ठीक है, सॉरी स्टार्स, सूर्य भी तो एक स्टार ही है यार। स्टार्स और गैलेक्सीज जो होती हैं, तारे और जो आकाश गंगाएं होते हैं, इनके जो मासेज हैं, ठीक है, द्रव्यमान जो है ये आमतौर पर किस में व्यक्त किया जाता है? अर्थ मास में, सोलर मास, लूनर मास या न्यूट्रॉन मास? किसमें? तो ये इसको सोलर मास में, किसमें? सोलर मास में व्यक्त करते हैं इसको, ठीक है, याद रखना, इसमें सोलर मास में इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गलत मत करना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी प्रोड्यूसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लीडिंग टू एयर पॉल्यूशन? इनमें से कौन सा एक जो है प्राइमरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है? सीएफएल लैंप, ऑटोमोबाइल बैटरी, पॉलीमर या डीजल इंजन? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो अभी तो हमने सीएफएल लैंप देखा, ये मर्करी पॉल्यूशन ज्यादातर करता है। अब ये यहाँ पे बात हो रही है डीजल इंजन की। जो डीजल इंजन, जो डीजल पे चलने वाली कोई भी इंजन हो, चाहे गाड़ी हो या फिर जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे अपने खेत में पानी वगैरह चलाने के लिए जो वाटर पंप यूज करते हो ना, वो भी तो डीजल पे ही चलता है। तो जितने भी डीजल इंजन होते हैं बाबू, ये सब के सब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। इनसे जो गैस निकलती है बाहर जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, और ये एक मेजर कंपोनेंट है एयर पोल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव एनी यूनिट? इनमें से किसका कोई यूनिट नहीं होता है? स्पीड का होता है, डेंसिटी का होता है, एक्सीलरेशन का भी होता है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता है। एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी अपना खुद का यूनिट नहीं होता है। आप समझिए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लोएस्ट डेंसिटी? लिथियम, आयरन, गोल्ड, वेनेडियम? ओहो शानदार क्वेश्चन है। कि इनमें से मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका है? लो सॉरी मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, डेंसिटी दिया गया है।
लोएस्ट डेंसिटी, अब देखो अगर डेंसिटी कम होगा इसका मतलब क्या हुआ कि वो पानी पे तैरेगा, है ना। अगर पानी से उसकी डेंसिटी कम हुई तो वो पानी पे तैरेगा। लिथियम आयरन गोल्ड वेनेडियम इसमें से सबसे कम किसका होता है, ठीक है, अगर पानी से भी कम होगा तभी तैरेगा, ठीक है। तो लिथियम आयरन गोल्ड वेनेडियम, देखो इसमें से सबसे कम अगर किसी का होता है तो वो लिथियम का होता है। लिथियम की डेंसिटी इन चारों में से सबसे कम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। Why do water droplets always take a round shape when dropped on a plane surface? ये एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है, कई तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। कैपिलरी एक्शन और सरफेस टेंशन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आते हैं। कैपिलरी एक्शन वाला तो आपने पढ़ा ही होगा, जो लैंप जो होता है, ठीक है, जो कैरोसिन लैंप होता है, जो बत्ती में जो है तेल ऊपर उठता है फिर बत्ती जलती है, तो वो कैपिलरी एक्शन वाला भी वो याद रखना। और सरफेस टेंशन वाला ये क्वेश्चन है, ये इसका तो मतलब सीधा सा बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब कोई वाटर ड्रॉपलेट्स अगर कोई गिरता है, ठीक है, वाई डू वाटर ड्रॉपलेट जो गिरते हैं वो राउंड शेप ले लेते हैं जब किसी प्लेन सरफेस पे गिरते हैं। ये एक्सर्शन ऑफ सरफेस टेंशन एक्सर्ट होता है, उन पे लगता है, उन मालिक्यूल्स पे, ठीक है, उन मालिक्यूल्स पे सतह तनाव लगता है जिसके कारण से क्या होता है वो राउंड शेप ले लेते हैं। ऑप्शन और बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गलत मत करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन बंगाल बेसिन? बार बार मैं आपको बता चुका हूं, वाटर पॉल्यूशन याद करो, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैल्शियम, पोटेशियम। जो बंगाल की बेसिन है, बंगाल बेसिन जो है वो बार बार जो है वाटर पॉल्यूशन का कारण क्यों बन रहा है, उसमें क्या चीज, किस कंपोनेंट के कारण? आर्सेनिक है मेरे भाई, क्या है, आर्सेनिक है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन में भी आपका करेक्ट हो जाएगा, पहले भी पढ़ा चुका हूं ये चीज, एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज हाईली टिल्टेड? ओहो हो, कह रहा है इनमें से किस ग्रह का जो घूर्णन अक्ष है वो बहुत अधिक झुका हुआ है, और इसी के कारण ये देखो मतलब ये बहुत ज्यादा झुका हुआ है अपने खुद के एक्सिस पे, इसी के कारण इसको झुका हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून या बृहस्पति, बताइए कौन सा ग्रह है? दैट इज यूरेनस है, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा ग्रह? यूरेनस ग्रह जो है, ठीक है, ये अपने खुद की धुरी पे बहुत ही ज्यादा टिल्टेड है, बहुत ही ज्यादा झुका हुआ है, जिसके कारण इसको झुका हुआ ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल लैंडस्टीनर इज नोन फॉर द डिस्कवरी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? शानदार क्वेश्चन है, अगर लैंडस्टीनर का नाम आया तो याद रखना ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप का इन्होंने, जितने भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं इन्होंने ब्लड ग्रुप का जो है आविष्कार किया था, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, याद रखिएगा। कार्ल लैंडस्टीनर का जहां नाम आया तहां ब्लड ग्रुप का नाम आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लाइंग जेट पोसेसेस, ये शानदार क्वेश्चन है, देखो कि एक उड़ता हुआ अगर कोई जेट है, ठीक है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, विंड एनर्जी, बोथ काइनेटिक और विंड एनर्जी, या सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे दो रूल अप्लाई होते हैं। पहला तो काइनेटिक एनर्जी किन चीजों में होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट में, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा, वो पोसेस किया होगा, ठीक है। तो पहला तो ये चीज है कि ये फ्लाइंग है, उड़ रहा है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही होगा, है ना। अब दूसरी बात यह है कि हाइट, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हाइट बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो अगर जेट उड़ रहा है तो जरूर किसी एक हाइट पे होगा, ऐसा तो है नहीं कि जमीन पे उड़ रहा है ना, तो जरूर किसी ना किसी एक हाइट पे होगा। अगर हाइट पोसेस किया हुआ है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसके में होगी ही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के दोनों ये प्रोसेस किए होगा। आप समझ सी आपका, सॉरी डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे या गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करता? जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम या सोडियम? देखो भाई साहब जिंक, ठीक है, याद रखिएगा, जिंक ठंडा या गर्म किसी के साथ में जो है क्या है, ये बताइए फटाफट, ये रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ठीक है, जब ये पानी में जाता है ठंडे या गर्म पानी में तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो कि इनसॉल्युबल जिंक हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, वो प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या होता है? जिंक हाइड्रो ऑक्साइड नाम का, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और जैसे वो पानी के अंदर जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने ऊपर बना लेता है जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, जिसके कारण वो किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करता है पानी के साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच आर द फॉलोइंग विल मेल्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन पाम? गैलियम, सीजियम, सीजियम सोडियम, लिथियम सोडियम, सोडियम गैलियम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इनमें से किनको अगर अपने हथेली पर भी रखा जाती है गलने शुरू हो जाएंगे, पिघलना शुरू हो जाएगा। क्यों पिघलना क्यों शुरू होगा? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब हुआ 37 डिग्री से कम होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और इसको अगर आप अपने हथेली पर रखोगे तो ये पिघलना शुरू हो जाएंगे, मतलब इनकी मेल्टिंग पॉइंट उससे भी कम होगी, नियर अबाउट समथिंग 31 डिग्री सेल्सियस, 30-31 डिग्री सेल्सियस इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज गैलियम और सीजियम। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाबू अगर थोड़ा सा भी पढ़े रहोगे ना, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तुरंत दिमाग पे स्ट्राइक पड़ेगी, भाई साहब ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, बहुत ईजी है। ठीक है, चाट जाओ एकदम साइंस को, बहुत ईजी है साइंस आपका। चलो, डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियोडिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनमें से सबसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत मत करना। देखो, सोडियम सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, सोडियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, याद रखना होगा आपको, एग्जाम में पूछेगा, बस याद रखना, सोडियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी इज ए कॉमनली यूज्ड, जर्मेनियम, जर्मन में कह रहा हूं, जर्मेनियम इज कॉमनली यूज्ड। जर्मेनियम आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसमें? सेमीकंडक्टर, मॉडरेटर, इंसुलेटर या कंडक्टर। किस रूप में? ज्यादातर सेमीकंडक्टर के रूप में जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखना। विच प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज मेक्स देम पोर्टेबल? ओ हो, गैसों का कौन सा गुण उन्हें पोर्टेबल, मतलब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। तो पोर्टेबल कैसे होगा? अगर वो गैस कंप्रेसिबल होगा। गैस की एक जो है, याद रखना, गैस की एक मतलब प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है कि वो कंप्रेसेबल होता है, मतलब कि कहीं भी किसी भी चीज में गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, रखा जा सकता है उसको भर के। तो यही उस चीज का, यही एक गुण उसको पोर्टेबल बनाता है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, इसमें से ज्यादातर सेव, वॉल्यूम, डिफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अगर पोर्टेबल वाला, अगर कहीं लेके जाने वाला अगर बात आता है, तो कंप्रेसिबिलिटी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। किसी भी चीज का वो शेप ले लेगा, किसी भी चीज में रखो तो उसमें कंप्रेस हो जाएगा, दब के उसमें रह जाएगा और उसको कहीं भी आसानी से ढो सकते हो। एक इसका बहुत ही आसान एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, जो एलपीजी गैस सिलेंडर आप देखते हो भाई साहब, कहीं और से भर के उसमें उस छोटे से सिलेंडर में 14 किलो लगभग, कोई एक 19 किलो का आता है, एक 14 किलो का आता है, इतने सारे गैसेज उसमें भरे होते हैं क्योंकि वो कंप्रेस होते हैं। गैस की प्रॉपर्टी होती है कंप्रेस हो सकती है, जिसके कारण वो पोर्ट होती है। ठीक है, पोर्टेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल चेंज, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का एक करेक्ट ऑप्शन कौन सा? आयरन, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीफोन, टॉर्च। भाई साहब इलेक्ट्रिक फैन बोलो। इलेक्ट्रिक फैन देखो सबका मैं बता रहा हूं। देखो, आयरन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी लेता है और हीट में कन्वर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आयरन मतलब जो प्रेस करते हो कपड़ा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फैन क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी लेता है और मैकेनिकल वर्क करता है, वो घूमता है पंखा उसका। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही होगा। बाकी एक ऑप्शन और है टेलीफोन। ठीक है, ये भी, इसका भी देख लेते हैं ये क्या करता है। अब देखो टेलीफोन क्या करता है, ध्यान से सुनना। ये आपके, बताइए फटाफट, ये बताइए ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एक तरह से ये समझ लो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर आप, हाँ वही चीज होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगला है आपका डी, टॉर्च। टॉर्च क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें? ऊर्जा देता है, लाइट एनर्जी में, सॉरी मतलब प्रकाश देता है, लाइट एनर्जी। ठीक है, टॉर्च। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एलिमेंट डैश इज एडेड टू मेक ब्रॉन्ज विद कॉपर एंड जिंक। तांबे और जस्ता के साथ कांच से बनाने के लिए कौन सा तत्व इस्तेमाल किया जाता है? याद रखो, ये एलो वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मिश्र धातु वाला क्वेश्चन है। तो एलिमेंट, इनमें से ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर और जिंक के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है? किन तीन चीजों को मिलाकर के ब्रॉन्ज बनाया जाता है? कौन कौन से होते हैं वो? होते हैं, बताइए, टिन होता है, एसएन होता है। ठीक है, टिन, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा इन तीनों चीजों का नाम। जिंक, कॉपर और टिन मिलाकर के क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है। ठीक है, कांच से जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू बाबू, सबके लिए है, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सभी एक बार रिपीट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो मेरे दोस्त, क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर करो, अगला क्लास अगर देखना है तो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो वेट और मास बहुत बार पढ़ा चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, वेट और मास का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जहां पे इंटायर उसका वेट काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं उस पॉइंट को। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जहां पे उसका एक इंटायर वेट, पूरा वेट उसका काम कर रहा है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हेटेरिड सेंटर, सेंटर ऑफ मास या प्रेशर सेंटर। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं इसका, क्योंकि बहुत बार देखो देखो आपको कंफ्यूज करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है दो क्वेश्चन, और हमेशा बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाते हैं। तो इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा, बाकी इसका कल मैं अगले क्लास में इसका आंसर तो बताऊंगा ही बताऊंगा। और हाँ बाबू, महापीडीएफ अगर अभी तक नहीं लियो तो 9795111812 पे व्हाट्सएप करके महापीडीएफ जरूर ले लो। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि शाम को अभी जीके का एक क्लास लेकर के आऊंगा, वो क्लास जरूर देखिएगा करंट अफेयर्स के साथ में। ठीक है, आपका एक तो स्टैटिक जीके भी रहेगा, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो वो क्लास जरूर देखना, वहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। क्लास को एक बार फिर से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए बाय सभी को।